हाय फ्रेंड्स, आज हम जीव विज्ञान के उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि स्पेशली बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। किसका चयापचय नियंत्रित करता है? ऑप्शन दिया है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्यतः भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, सल्फाडाइजिन या पैरासीटामोल। तो इसका राइट आंसर ई होगा, क्योंकि इसमें से दो ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक हैं। और ये दो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन दोनों एंटीबायोटिक हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार में किया जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। तो आइए देखते हैं कि उपयुक्त विकल्पों में से चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। यह 100 ग्राम पके हुए चावल में 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आता है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का। ये सब तो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। जैसे हम केंचुए का पालन करते हैं और इसके द्वारा बनाया गया कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होता है, जो बहुत ही लाभकारी होता है। केंचुए के कृषकों का मित्र या भूमि की आंत कहा जाता है। अगला प्रश्न पांचवा है जी, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स माध्यम से हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है लौंग पौधे से निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो यह शुष्क पुष्प कलिका द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लौंग का वानस्पतिक नाम यूजीनिया कैरियोफाइलेटा है और इससे हम प्राप्त करते हैं मध्यम कद वाले। प्रश्न नंबर 7 है कि पादप कली निम्न में से कौन सी पादप कली है। तो एक भ्रूणीय टहनी को पादप कली कहा जाता है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रव या एम्ब्रियोनिक शूट को कली या कलिका कहते हैं, या किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है, या लवण मृदोद्भिद भी कहा जाता है। ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग हम अक्सर मस्तिष्क से संबंधित विकारों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या हो सकता है। तो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन धीरे धीरे जीवों में विविधता उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि मेंडल में आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था। तो यह लैंगिक जनन पर आधारित था। डीएनए की खोज किसने की थी। एक्चुअल में डीएनए की खोज इनमें से किसी ने नहीं की थी। जेम्स वाटसन, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना जोहानसन, इनमें से खोज तो किसी ने नहीं की थी। इसकी खोज एक रसायन शास्त्री फ्रेडरिक माइस्चर ने 1869 में किया था, और उस समय तत्कालीन समय में इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। अगला प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है यकृत एवं मांसपेशियों में जमा ऊर्जा कौन सी होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में जमा ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक प्रक्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जबकि यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अब प्रश्न है कि मानव शरीर में होता है। ऑप्शन दिया लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, या 10% या 30 से 40% पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70% पानी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक या एंटी
एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के का प्रयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है और इसे एंटी हीमोरेजिक भी कहा जाता है, यह रक्तस्राव को रोकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन को अलैंगिक निम्न में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, तो विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव में विटामिन ए सामान्यतः लीवर में यकृत में भंडारित होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है और यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और गाजर इत्यादि में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोथैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकोबालामिन, रक्ताल्पा और अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। तो टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का नाम है और टोकोफेरॉल की कमी से बेरी रोग नहीं होता है, यह इसका मेल बिल्कुल गलत है। आइए इसके बारे में देखते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, न कि टोकोफेरॉल की कमी से होता है। तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? विटामिन B1 संतरा, विटामिन B1 संतरा कह रहा है, विटामिन डी कॉड लीवर, विटामिन ई अंकुरित तेल, विटामिन के अल्फा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूं यकृत तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा विटामिन के का प्रचुर स्रोत है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी कम मात्रा में प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो सामान्यतः विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा B12। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप या परिमाण कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। संपूर्ण शरीर के भार का 7 से 8% रक्त होता है। मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति जो 70 किलो का होगा, उसका 7% अगर निकालेंगे तो लगभग 5 लीटर और 8% निकालेंगे लगभग 6 लीटर होगा। तो सामान्यतः 7 से 8% रक्त होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से रक्त दाब का मापन कैसे किया जाता है? तो रक्त दाब मापी यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर 1200 सीसी इसका राइट आंसर है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं कि ब्रिक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्ध के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क में प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है और यह इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है, जिसकी रचना 51 एमिनो एसिड से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ऑप्शन दिया है आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में एक भूमिका अदा करता है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेरोक्सिसोम में या क्लोरोप्लास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? यह सामान्य प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में पाया जाता है? तो सामान्य प्रश्नों में यह भी एक प्रश्न है कि भ्रूण बीजों में पाया जाता है और यही भ्रूण जब अंकुरण होता है तो यह भ्रूण बीजों से बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविकी औषधि है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरेफिनिकॉल एवं प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। सल्फागुआनिडीन यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है और इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक से अधिक एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा।
अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जल जनित रोग हैं, पानी के प्रदूषण द्वारा इनका फैलाव होता है। और टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सीधी सी बात है कि जहाँ भोजन जाएगा वही अंग प्रभावित होगा। इसका राइट आंसर होगा लीवर। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि खाद्य विषाक्तता द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, उसे एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ, कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां ये विषाक्तता उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, ऑन्कोजीन्स किससे संबंधित है? तो ऑन्कोजीन का संबंध अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, जिसे कैंसर कहा जाता है, इसी को ऑन्कोजीन इसका संबंध है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। 1970 में यह खोजा गया था और यह मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था। ऑन्कोजीन्स कैंसर वायरस का घटक था जिसे रास सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था, एसआरसी रास सर्कोमा वायरस। अगला प्रश्न है कि रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक, तो इसमें रेडियो फास्फोरस Fe32 और कोबाल्ट 60 दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। और इसमें दोनों ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए इसका आंसर ई होगा। अगला प्रश्न है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनित विकिरण। आयनित विकिरण द्वारा कर्क रोग हो सकता है। और इसके बारे में आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। आयनित विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित काष्ठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक अगर विकिरण का प्रयोग किया जाए या होता रहता है तो यह कैंसर का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। यह सहज प्रणाली का परिवर्तन कहलाता है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला या हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है और यह मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विकिरण जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी से होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? अंतःपात्र में, तो अंतःपात्र में आर्थर कोरनबर्ग ने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये कौन सा है? ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। अगला प्रश्न है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्य कर रहा है? तो यह HIV एड्स से संबंधित है और इसकी रोकथाम के लिए लगातार सतत प्रयास जारी रखे हुए है। आवाहन यह 2003 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में प्रत्यारोपित किया गया था और इसको प्रत्यारोपित किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। यह दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे। सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 1676 में बनाए एकल लेंस द्वारा जीवाणु की पहचान की थी। अगला प्रश्न है, कणीय तत्व क्या है? तो
जो कड़ी तत्व होता है, पार्टिकल होते हैं, वो वायु प्रदूषक होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जिनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी जाता है किससे? जाइलम टिश्यू द्वारा। जाइलम से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जाइलम से जल जाता है और फ्लोएम से फूड जाता है। तो एफ फॉर फूड, जे फॉर जल या वाटर। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल, खनिज, पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वदाता वर्ग के बारे में पूछा गया है। तो सर्वदाता वर्ग होता है ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ धारी रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो उसको सर्वग्राही कहते हैं, उसको सर्वदाता कहते हैं। अगला प्रश्न है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, या कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? इसका राइट आंसर होगा 31। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ये 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। 20 दांत, 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं और वो अंतिम दम तक चलते रहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। खोपड़ी में 8, मुंह में 14, कंठिका में 1 और कान में 6 हड्डियां होती हैं, और कुल मिलाकर कितनी हड्डियां हो गई? 14 6 20, 1 21 और 8 29, 29। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है या संरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खोखली होती है पैर की हड्डी। अगला प्रश्न है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो यह लगभग 206 हो जाती है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तो 206 होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन दिया है निक्टिटेटिंग पर्दा, अगला है कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, अगला है सामने वाले चपटे दांत। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा सामने वाले चपटे दांत। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए एंजाइम उत्तरदायी होता है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अपक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अपक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र उत्क्रम फॉरवर्ड रिवर्स दोनों प्रकार के कार्यों को संपादित करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, आसन दिया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपको पता है। अगला है इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन किससे प्राप्त होता है? तो ये डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इल्यूनिन पॉलीसेकेराइड जो कि डहेलिया के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जल होता है, 80% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था और साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो इसमें से इसका सही आंसर कोई भी नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न दिया है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अंडवाहिनियों में निषेचन की क्रिया होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रवेश कर गर्भाशय की ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। तो ये अंडवाहिनियों में, इसको इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज। तो क्रोमैग्नॉन मानव को आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है। और विकास का मुख्य कारक, अगला प्रश्न है विकास का मुख्य कारक कौन सा है? तो प्राकृतिक वर्ण,
प्राकृतिक वर्ण को विकास का मुख्य कारक माना जाता है। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र ऑप्शन दिया है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और अगला ऑप्शन दिया है कशेरुका रज्जु या तंत्रिका कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कार्ड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुका रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है या मेडुला ऑब्लांगाटा से आरंभ होकर कशेरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, विकास का कारण पूछा गया है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुकूलन के लिए हमेशा विकास होता रहता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम पूछा है। तो इसमें एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है और एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा बीजों से भी मिलता है और तना काटकर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, इन दोनों से। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो सांस नहीं ले पाती और उनके पास गलफड़े होते हैं और सांस लेने के लिए जो कि जल से ही अडॉप्ट होते हैं और वो बाहर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो वो एक दूसरे को एक विशेष प्रकार के गंध द्वारा पहचानते हैं। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खी भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं और जबकि एक दूसरे को पहचानने के लिए एक प्रकार का गंध स्रावित करती हैं। तो मधुमक्खियां भोजन की दिशा और उसके स्रोत को बताने के लिए नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को पहचानने के लिए गंध स्रावित करती हैं। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त एक प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस। जिसके वृक्क में विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको अंतिम समय में डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो सीधी सी बात है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना है और इसकी कमी से ग्लूकोज नियंत्रण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मधुमेह हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। तो ये पानी, जीवाणु, फफूंद ये सब नहीं होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग। तो इसका राइट आंसर एड्स। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन दिया है, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, इनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यह जेनेटिक रोग है और यह स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 एक्स क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित करता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक पेड़ से प्राप्त होता है एस्पिरिन। आइए देखते हैं, एस्पिरिन या एंटीपायरेटिक या ज्वरहर या ज्वरनाशक इसको कहते हैं, दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक गेहूं की खेती के लिए प्रयोग किया जाता है और ये यूरिया में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कही जाती है। अगला प्रश्न है, जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग
तो ये जीव चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, जो उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और फिर वे नई नवीन पौधों को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उनकी प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। अगला प्रश्न है, इसके बारे में देख लेते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है और पुष्प में परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है और बीज अंकुरण से पुनः नया पौधा बनाता है और यह सतत साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोआ है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड, जिसको सिकोआ सेम्परविरेंस या सिकोआ कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर है और यह सबसे छोटे एंजियोस्पर्म वुल्फिया का है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट का प्रयोग सामान्यतः गन्ने के लिए किया जाता है। गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मूड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनर्रोपण किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प? तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षावन में डॉक्टर जोसेफ आर्नल्ड द्वारा खोजा गया था, इसलिए इसको रेफ्लेसिया आर्नल्डाई भी कहा जाता है। इसकी खोज 1818 में की गई थी। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिस जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ये आर्कियोप्टेरिस। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन मैमेलिया क्लास में आता है, ये मैमल्स के रूप में। डॉल्फिन अनेक ये मैमल्स में आता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं और इसकी पहचान टीबी के रूप में या क्षय रोग के रूप में की गई है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु टीबी से हो जाती है। यह माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। यह फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड जो सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है। मटर पौधा है, तो मटर क्या है? एक साकी पौधा है और यह द्विबीजपत्री होता है और रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TSH। इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं या कोई भी भेड़ या बकरी का मांस खाता है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, तृतीयक उपभोक्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। भेड़ या बकरी तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई और जो घास को खाती है और घास उत्पादक है, और उसके बाद बकरी प्राथमिक उपभोक्ता और जो उनको खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी होता है। मांसाहारी में कौन कौन आता है? द्वितीयक या गौण उपभोक्ता। शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं और प्राथमिक उत्पादक में पौधे आते हैं। तो दोस्तों, आज बायोलॉजी की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।